अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। ये वीडियो 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हर एक स्टूडेंट के लिए है जो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है या आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, उसको थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपकी क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। अब आई डोंट नो कि आपका शुमार जो होता है वो पहले वाले स्टूडेंट्स में आता है, दूसरे स्टूडेंट्स में आता है। आपका शुमार जिस स्टूडेंट्स में भी आता है, आप लोगों ने इन टिप्स को लाजमन फॉलो करना है। सबसे पहले किस्म की बात की जाए तो वो स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर 1 टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये होता है कि उन्होंने दिन रात लगाकर अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले उनका क्या स्टेप होता है कि वो अपने लेक्चर्स को गौर से सुनते हैं। उसके अलावा वो यूट्यूब से भी लेक्चर लेते हैं, मीन्स के अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं और साथ साथ इन नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है वो ऐड करते रहते हैं। फिर इसके बाद वो करते हैं रिवीजन, और जैसे ही उनकी रिवीजन कंप्लीट होती है वो टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर देते हैं। और ये वाला उनका शेड्यूल जो होता है वो सारा का सारा साल जारी रहता है। ये अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उनसे गलती कहाँ पर होती है? वो ये करते हैं कि वो सारी की सारी अटेंशन साइंस सब्जेक्ट्स को दे देते हैं और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स के आप लोगों के आर्ट सब्जेक्ट या फिर जो आप लोगों के लाजमी मज़ामीन हैं, उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाते हैं। और फिर होता क्या है कि इन आर्ट्स और लाजमी मज़ामीन को तवज्जो ना देने की वजह से उनके मार्क्स जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको मुकम्मल तौर पर टेंशन दी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इन सब्जेक्ट्स में वीक हो जाते हैं। इस वीकनेस की वजह से उनके ओवरऑल नंबर्स के ऊपर बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है और उनकी डिवीजन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। अब बच्चों हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ये दूसरी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स किस तरह के होते हैं बच्चों? अब आते हैं वो बच्चे जो करते हैं स्मार्ट स्टडी। ऐसे बच्चे बच्चों अपना सिलेबस भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं और इनके मार्क्स भी सबसे ज़्यादा आते हैं। आखिर ये कौन सा फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई करते हैं, ये मैं आज आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी कि ये वाले स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जाहिर बात है कि साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं और उनको टाइम जो होता है वो ज़्यादा ही लगता है, उनको देना भी चाहिए। लेकिन बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखना है कि हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे जिससे हमारे पास कम से कम टाइम लगे अपने साइंस सब्जेक्ट्स को और हम अपने आर्ट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे सकें। ठीक है, आज की वीडियो जो है वो इस चीज़ के हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह आप लोगों ने बैलेंस क्रिएट करना है अपने साइंस सब्जेक्ट्स के दरमियान और आर्ट्स सब्जेक्ट के दरमियान, ताकि आप लोग टाइमली अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सको और आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएं। अगर बच्चों हम बात करें साइंस सब्जेक्ट्स की, तो साइंस सब्जेक्ट्स में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आता है जो कि बच्चों को सबसे बुरा लगता है? उसकी बात करेंगे तो वो आता है आपके पास केमिस्ट्री, जिसका सबसे बड़ा मसला जो होता है वो होता है रिएक्शंस। सेकंड पर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को, जिसकी रिवीजन का सबसे बड़ा मसला आता है कि बच्चे कहते हैं कि इसका सिलेबस बहुत लेंथी होता है, हम किन की चीज़ों को रिवाइज किया करें। और थर्डली हम बात करेंगे फिजिक्स की, जिसके बारे में अक्सर बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं कि मैम हमें इसके फॉर्मूलाज, हमें इसके न्यूमेरिकल्स या इसके एमसीक्यूज जो होते हैं वो बहुत मुश्किल लगते हैं। तो आज की वीडियो इस हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बच्चों अगर हम अपने पॉइंट्स को डिस्कस करने का स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है आपके पास 80-20 फॉर्मूला। बच्चों 80-20 फॉर्मूला ये कहता है कि आप लोग जब भी अपनी बुक पकड़ो, जब भी कोई आप लोग अपनी बुक उठाओ, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, हर एक चीज़ आपको अपने एक चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। और इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहाँ से मिलती है? या तो आप लोग अपने टीचर से ले सकते हो या आप लोग अपने सीनियर से ले सकते हो। और इसके अलावा सबसे बेस्ट वे जो आता है वो आता है आप लोगों के पास्ट पेपर्स। और इसके अलावा जैसे कि मैंने अपने चैनल के ऊपर 9th और 10th क्लास की केमिस्ट्री
और बायोलॉजी की वीडियोस अपलोड की हुई हैं पेपर से तकरीबन 2 वीक्स पहले 3 वीक्स पहले मैं वीडियो अपलोड करती हूँ हर साल चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं बताती हूँ कि आप लोगों के 9th की कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और उसके अलावा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आप करने वाले हैं, किनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसके डायग्राम्स किसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो मेरे चैनल के ऊपर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग वो लास्ट में वीडियो देखो। और उसके अलावा मैं बच्चों आप लोगों को एक बहुत बात इंपॉर्टेंट मेंशन कर दूं कि सारा का सारा पेपर जो होता है वो आप लोगों की बुक जो कि पीटीबी की तरफ से दी गई है उसमें से ही बनना होता है। अब आपने ये हरगिज़ नहीं करना कि मैम ने हमें ये वाली चीज़ बताई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बच्चों ये सारी चीज़ें आप लोगों ने साल के शुरू में करनी होती हैं। अब आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग एक्सरसाइज को, ठीक है, उसके अलावा एग्जाम्पल्स को, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आंसर को, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दो। और उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप लोगों के पास पास्ट पेपर्स लाजमन होने चाहिए। आप लोग खुद भी अपने डाउनलोड करके मोबाइल में भी रख सकते हो या फिर मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी की, मीन्स कि केमिस्ट्री को किस तरह आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। केमिस्ट्री को याद करने का सबसे पहला असूल ये है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि रट्टे से बचो। केमिस्ट्री को जितना आप लोग रट्टा लगाओगे उतनी ही आप लोगों को मुश्किल लगेगी। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने इस चीज़ को अपने ज़हन से निकाल देना है, भाई केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है, ये सबसे ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट है, मुझे ये बिल्कुल नहीं आएगा। एट द स्टार्ट ऑफ माई स्टडी जब मैं भी 9th 10th में थी तो मुझे केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, बट एट द टाइम पास बाय मुझे अच्छी लगना पड़ी एंड आई एम नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री। ठीक है, मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है केमिस्ट्री के अंदर और ये सोचना छोड़ देना है कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग बेसिक से स्टार्ट करो, मींस कि आप लोगों की अगर बेसिक्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे, आप लोगों को मोल का नहीं पता होगा, मॉलिक्यूल का नहीं पता होगा, एवोगैड्रोस नंबर का नहीं पता होगा, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैथ कैसे फाइंड करते हैं, मोलर मैथ क्या होता है, कैसे से मोलर मैथ होता है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, ये बेसिक नहीं पता होंगे तो आप लोग आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को, सोल्यूट सोलवेंट के न्यूमेरिकल्स हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्वेश्चन स्टेट्स होगी तो आप लोग आसानी से फाइंड नहीं कर सकोगे। तो बेसिकली जब भी आप लोग अपनी बुक पकड़ो तो जो आप लोगों के स्टार्ट के चैप्टर होते हैं ना केमिस्ट्री के, 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और इवन इन हायर स्टडीज, तो कोशिश करनी है कि जो केमिस्ट्री की बुक के स्टार्ट वाले चैप्टर होते हैं ना 1+2, ठीक है, इनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इसके लिए आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने भी अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप लोग वहाँ से भी इस चीज़ के बारे में गाइडेंस ले सकते हो। उसमें बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पकड़ने हैं अपने पास पेपर्स और देखने हैं कि हर एक चैप्टर में से कौन कौन से रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये गाइडलाइन इसलिए है क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम बहुत कम है और आप लोगों ने इन 3 मंथ्स के अंदर आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो A1 करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस उठाने हैं और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, लिख के भी कर सकते हो, घर में मम्मा पापा को भी सुना सकते हो, बहन भाई को भी सुना सकते हो, ठीक है, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो। इससे बेसिकली बच्चों क्या होगा, एक तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा और दूसरी आप लोगों की स्पीड भी इंक्रीज करेगी रिवीजन की। जब आप लोगों की स्पीड इंक्रीज करेगी, सारी बात है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि चीज़ मैंने याद की हुई है, बार बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में पुख्ता होती रहेंगी, पक्की होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं आती, हम जितनी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें हमें बिल्कुल ये चीज़ तैयार नहीं होती, और वो आती है रिएक्शंस। रिएक्शन करने का क्या तरीका है। अगर मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करूं तो इनकी बुक के अंदर बहुत कम रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, बहुत कम आप लोगों की रिएक्शंस हैं। और अगर 10th की बात की तो सारी बात है जो स्टार्ट वाला चैप्टर है आप लोगों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, उसके अंदर काफी ज़्यादा आप लोगों के रिएक्शन हैं। उसके अलावा आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन के अंदर काफी ज़्यादा रिएक्शन हैं 10th क्लास की अगर बात करूँ तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने जैसे जैसे पढ़ रहे हो ना आप लोगों ने अपना एक रजिस्टर लेना है, ठीक है, या फिर आप लोगों की जो रफ शीट्स होती हैं उनको आप लोगों ने थोड़ा सा अपने पास रख लेना है। जैसे जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखो रिएक्शन स्पोज, ठीक है, प्लस H2 जनी आपको सुना रही जो भी इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिएक्शन लिखो और उसके प्रोडक्ट्स लिखो। आप लोगों ने करना है जैसे जैसे अपना टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उन रिएक्शंस को अपनी एक रिएक्शन शीट के अंदर लिखते जाना है और इस रिएक्शन शीट को आप लोग अपने टेबल के ऊपर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या आप लोग अपने फोल्डर के अंदर रख सकते हो, अपनी वॉल के ऊपर पेस्ट कर सकते हो,
जहां पर आप लोग कंफर्टेबल हो इसको रखो, और इस जगह पर रखना है ताकि आप लोगों की बार बार जो हो क्या हो, रिवीजन हो, बार बार उसको रिवीजन करते रहो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, रिएक्शन को कभी भी आप लोगों ने ओरली याद नहीं करना, मीन्स कि ओरली रट्टा नहीं लगाने लग पड़ना, ऊंची ऊंची बात में इसको रट्टे नहीं लगाने रिएक्शन को, क्योंकि बच्चे करते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जुबानी पढ़ते हैं चीज़ को, ओरली याद कर रहे होते हैं तो हम बहुत स्पीडली जा रहे होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारी लिखने की जो स्पीड होती है वो इतना तेज़ नहीं होती है, ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता में बताता है कि ये चीज़ लिखो। जब हम तेज लिखते हैं तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और हमें लिखा नहीं जाता। तो रिएक्शंस को याद करने का और उनको हमेशा अपने जहन में स्टोर करने का एक तरीका बेहतरीन यही है कि आप लोगों ने जब भी रिएक्शन याद करने हैं तो आप लोगों ने रिटन प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है। जिस दफ़ा रिएक्शन याद करो उस दफ़ा इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स की तरफ, जो कि आता है बायोलॉजी। अब बच्चों बायोलॉजी का आपको पता है कि सिलेबस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर ना तो रिएक्शंस होते हैं, ना ही इसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, ना फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आप लोग जल्दी याद कर लो, इसके कोई आप लोग कोई इसका ट्रिक वगैरह निकालो। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर सारी की सारी क्या होती है, थ्योरी होती है। अब बच्चे करते हैं जैसे ही वो सिलेबस देखते हैं, जैसे ही वो बुक ओपन करते हैं, भाई इतना बड़ा टॉपिक हम कैसे याद करेंगे, हमसे तो नहीं याद होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, रट्टे लगाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अब उनको ये भी पता है कि आप लोगों सबको पता है कि एनालिटिकल पोर्शन भी आप लोगों का पेपर का हिस्सा है, तो वो देखते हैं कि एनालिटिकल पोर्शन के अंदर भी उन्होंने हमसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने हैं, तो हम इसको कैसे क्लियर करेंगे। तो ये करते करते कहते हैं बायो बाद में कर लूँगा, ठीक है, थोड़े दिन तक कर लूँगा, बाद में करता हूँ, मेरा मूड नहीं है, अभी कुछ और पढ़ लेता हूँ। ये करके कि वो क्या करते हैं कि अपनी बायोलॉजी की जो बुक होती है उसको पीछे रख देते हैं, ठीक है, और उसको बिल्कुल भी टच नहीं करते। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि एक तो उनकी तैयारी अच्छी से नहीं होती है, ठीक है, और उनका डर जो होता है वो ऐसे उनके दिल में रहता है, और जो उसका रिजल्ट होता है वो आपकी मार्कशीट में नजर आता है। तो बच्चों इसका हल क्या है, सबसे पहले इसका ये हल है कि आप लोगों ने कोई सा अच्छा यूट्यूब का लेक्चर देखना है, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल पे भी आ सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को मेरे चैनल पे आने में कंफर्टेबल नहीं हो, कोई और टीचर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हो। मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ यूट्यूब के ऊपर कनेक्टेड हैं वो बहुत अच्छी तैयारी करके मार्क्स ले सकें, ताकि वो हमेशा याद रखें कि हमारी एक मैडम थी वो हमें बहुत अच्छा समझाती थी, ठीक है। तो आप लोग किसी भी चैनल पर जाकर आप लोग अपनी जो भी लेक्चर है आप लोगों का यूट्यूब से देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको कंसेप्ट से याद करने की कोशिश करनी है, रट्टा लगाने की बजाय। और उसके बाद बच्चों बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात वो आती है बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स की। डायग्राम्स की बच्चों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह प्रैक्टिस नहीं करनी कि हवा के अंदर आप लोग ऐसे कहो उंगलियां बना बना के उंगली से आप लोग इशारे करो कि हाँ यहाँ पर आप लोगों का पेटल्स हैं फ्लावर की, ठीक है, यहाँ पर स्टेमन है, यहाँ पर कार्पल है, ठीक है, या आप ऐसा कर लो, या फिर माइटोसिस और म्योसिस कर लो कि यहाँ पर क्रोमेटिड्स बन रहे हैं, उंगलियों से ही कर दो सब कुछ। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। रजिस्टर पकड़ो, कॉपी पेंसिल पकड़ो, ठीक है, उसको ऊपर अच्छी तरह ड्रा करके देखो डायग्राम कैसे बनानी है, ठीक है। और पेपर जो होता है बायोलॉजी का चेकर जो होता है बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है जब आप लोगों के पेपर के अंदर डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा उसको लगता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन लगता है कि बच्चे ने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया हुआ, बच्चे को पता है कि मेरा पेपर भी कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उसको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत कुछ पता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि थ्योरी के साथ साथ डायग्राम्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो। बहुत छोटी छोटी और इजी डायग्राम्स गूगल के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतने ट्रिक्स आते हैं वो बताते हैं कि आप लोग इसका डायग्राम बना सकते हो। बायो के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों को कहूँगी वो यही है कि इसके बार बार टेस्ट दो। बार बार टेस्ट दोगे तो क्या होगा कि रिवीजन होगी, बार बार रिवीजन से क्या होगा कि आप लोग चीज़ें रिकॉल करोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करोगे उतनी आप लोगों की मेमोरी के अंदर वो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो बच्चों दोबारा इसकी वन शॉट वीडियोस देख लो। आप लोगों को पता है ना यूट्यूब शॉर्ट वीडियो जो आती है 60 सेकंड्स की, अंडर 60 सेकंड्स, वो वीडियोस देख लो, उसके अंदर भी बहुत ईजिली वो समझा सकते हैं चीज़ों को। अब बच्चों बात करते हैं फिजिक्स की। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है 9th और 10th की फिजिक्स जो है वो कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल, क्योंकि इसके अंदर बेसिक सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बच्चों को इस चीज़ के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। और मुश्किल क्यों लगते हैं मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि बच्चे जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स की, वो सबसे ज़्यादा इसका रॉन्ग वे इख्तियार करते हैं। वो ये करते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल्स करने बैठते हैं, एक तो वो अपनी हेल्पिंग बुक या फिर गाइड बुक जो होता है उसको सामने खोल लेते हैं। जैसे जैसे वो न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको कोई मसला आता है वो अपनी हेल्पिंग बुक से देख लेते हैं, और ठीक है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है, वो कहते हैं हाँ भाई हमारा रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया, हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये तरीका नहायत गलत है। इस तरीके से आप लोग करोगे तो आप लोग वक्ती तो अपने दिल को तस्कीन दे दोगे, उसको राजी कर लोगे कि हाँ भाई हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग क्लास टेस्ट के लिए जाओगे, एकेडमी टेस्ट के लिए जाओगे, बोर्ड के अंदर अपीयर होगे, तो आप लोगों की सारे के सारे
टिप्स एंड ट्रिक्स जो होंगी वो फेल हो जाएंगी। इसका तरीका बेसिक आप लोगों ने क्या करना है कि हेल्पिंग बुक को तो आप लोगों ने कर देना है नो एट द स्टार्ट ऑफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है, इसको आप लोगों ने साइड पे कर देना है। अपनी बुक उठानी है, पहला न्यूमेरिकल लिखना है, उसको करने की कोशिश करनी है, ठीक है, करो। उसको नहीं आता रिजल्ट आंसर आप लोगों का, ठीक है, फिर आप लोग गाइड बुक की हेल्प ले सकते हो और वहां से देखे कर सकते हो, ठीक है। और इसका दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग क्या करो, स्टार्ट करो इजी न्यूमेरिकल से। इजी न्यूमेरिकल के अलावा आप लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करो। जो बच्चा एग्जाम्पल्स को बहुत वजह देता है बच्चों, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली एग्जाम्पल्स के अंदर न्यूमेरिकल वाली बात ही की होती है, ठीक है, बस वैल्यूज चेंज होती हैं, स्टेटमेंट डिफरेंट होती हैं, वरना बात और फॉर्मूला सिर्फ सेम ही लगाए होते हैं उन लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है कि आप लोगों ने ये ट्रिक्स अप्लाई करनी है। और बच्चों एक और बात जो कि मैं खुद भी अप्लाई करती थी वो ये करती थी कि जब भी मुझे कोई भी टफ न्यूमेरिकल आता था ना, ये मुझे सोल्व नहीं हो रहा, तो मैं उसको टिक लगा लेती थी या कोई स्टार कर देती थी, कोई भी मार्क लगा देती थी कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस करूँ ना तो मैं इसको ज़्यादा तवज्जो दूँ, ताकि मेरे जहन में बार बार उसको रिकॉल करती रहूँ, उसको रिमाइंड करती रहूँ, ठीक है। तकरीबन मैं एक हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा उस न्यूमेरिकल को बार बार देखती थी, ताकि मेरे जहन में अच्छी तरह वो न्यूमेरिकल जो है वो फिक्स हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने फॉर्मूलाज को रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब सारे के सारे न्यूमेरिकल एक साथ आप लोग बुक अपनी बंद करोगे ना और जाओगे बोर्ड पेपर्स के अंदर, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप लोगों को याद नहीं रहेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फॉर्मूलाज को रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने समझ की कोशिश करनी है कि कौन से न्यूमेरिकल के अंदर किस तरह इसको सोल्व करेंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमेशा हमारे पास हमने ग्राम में किलोग्राम में करना है, ठीक है, यूनिट्स कौन से आने हैं, अगर हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ग्राम दिया हो तो आंसर में भी हमने ग्राम लेकर आना है, ठीक है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर, सेल्सियस को केल्विन के अंदर किस तरह तब्दील करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। टाइम है अभी इस चीज की प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, एंड पे मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स या पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग अपनी बुक के स्टार्ट के ऊपर कहीं भी आप लोग अपनी डायरी के ऊपर भी इसको लिख सकते हो। सबसे पहले बच्चों आता है जो याद करो उसे लिख कर देखो। मीन्स कि जो भी आप लोग चीज याद करो उसको आप लोगों ने लाजमन लिख कर देखना है, ठीक है। सेकेंड पर चीज आती है एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों ने देना है, क्योंकि एमसीक्यूज आप काफ़ी हद तक कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने एमसीक्यूज की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। गूगल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर बहुत सारे अच्छे तरीके से एमसीक्यूज दिए जाते हैं, और जो आप लोगों को क्लास टेस्ट के अंदर टीचर एमसीक्यूज देते हैं उनको भी बार बार घर आके भी प्रैक्टिस करनी है, जो आप लोगों के एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बच्चों ने तुक्के से एमसीक्यू ठीक लगाया होता है, उनको कोई नहीं पता था, वो एमसीक्यूज ठीक हो जाता है, उनको याद भी नहीं रहता कि हमने भी तुक्के से लगाया था इस एमसीक्यूज को, ठीक है। और पेपर में जब आ जाता है तो उनसे वो हल ही नहीं होता। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जब भी आप लोगों के पेपर टीचर वापस करे तो आप लोगों ने सारे पेपर को एक दफा देखना है, एक नज़र देखना है कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियां हैं, खुद से रीचेक करना है उसको, ठीक है। नंबर 3 पर आता है पास्ट पेपर्स को और मॉडल पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे बेसिकली क्या होगा कि आप लोगों की एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगी और आप लोगों को इसके साथ साथ पेपर पैटर्न का भी पता चल जाएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह आप लोगों को पेपर आना है और हमने किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। नंबर 4 पर आता है बच्चों आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं अच्छी तरह। अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। ये पेपर से हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले की गेम नहीं है, ठीक है। ये आज से ही आप लोगों ने तैयारी पकड़नी है और आज से ही आप लोगों ने तैयारी करनी है। नंबर 5 पर आता है आप लोगों की पीटीबी बोर्ड की बुक। बच्चों इसी को हरफ आखिर मानकर इसी पर फोकस करना है, ठीक है। इर्द गिर्द की चीजें आप लोगों ने जो आप लोगों की गाइड बुक के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको तो आप लोग ऐड कर सकते हो, लेकिन आप लोगों के पास जो पीटीबी की बुक है वो आप लोगों की एक वैलिड चीज है। इसी में से सारा पेपर आना है, इसी को आप लोगों ने फोकस देनी है। नंबर 6 से बच्चों आता है कि आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स कभी भी मिस नहीं करनी। डायग्राम अगर आप लोगों को बुक से मुश्किल लग रही है तो आप लोग गूगल से या यूट्यूब से भी इसकी मदद ले सकते हो, ठीक है। और नंबर 7 में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि बेशक आप लोगों का लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, आप लोगों ने इनके अंदर डायग्राम्स, रिएक्शंस, फॉर्मूला लाजमन लिख कर आना है, ठीक है। लाजमन आप लोगों ने ड्रा भी करनी है डायग्राम, अगर आगे आप लोगों को शॉर्ट हो के लॉन्ग हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप लोग ये ना सोचो कि लॉन्ग है इसके अंदर मैं डायग्राम लगा दूंगा तो लॉन्ग हो जाएगा, नहीं। अगर शॉर्ट में भी उन्होंने आपसे पूछ दिया है ना कि फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, क्या उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो फिर भी आप लोगों ने उसकी डायग्राम बना कर आनी है, ठीक है। और नंबर 8 पर आता है शॉर्ट और डेफिनेशंस को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। मीन्स कि आप लोगों ने शॉर्ट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के शॉर्ट मार्क्स होते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहे होते हैं, और डेफिनेशन जो होती हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी है, इनके फुल मार्क्स होते हैं,
ठीक है, वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने इनको याद करने की कोशिश करनी है। अपनी तरफ से इसके अंदर चीज़ें ऐड नहीं करनी है, जो बुक पे डेफिनेशन लिखी है उसी को याद करना है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये पॉइंट्स और आज की वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ईजिएस्ट वे बताऊंगी किस तरह आप लोग इन 3 से 4 माह में प्रैक्टिस करके A+ ग्रेड जो है वो सिक्योर कर सकते हो। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी लास्ट में करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।